Hello, good morning students. Today we have to study electric flux. कल हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़े थे। उसमें से कुछ बच गए थे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का हम लोग कल 3 डिफिनीशन पढ़े थे। तीसरा डिफिनीशन के समय आपका लास्ट में टाइम आउट हो गया था, इसलिए थर्ड डिफिनीशन आपका पढ़ा दिए थे पूरा। लिखने में आपका 2-3 वर्ड बच गया होगा। तो फर्स्ट डिफिनीशन एक बार मेमोराइज कीजिए। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो हम लोग कल पढ़े थे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कंसेप्शनल डिफिनीशन था। पहला डिफिनीशन, फिजिकल क्वांटिटी दैट डिफाइंस या मेजर्स इलेक्ट्रिक इन्फ्लुएंस इंटरसेप्टेड बाय द सरफेस प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ये पहला कंसेप्शनल डिफिनीशन था। दूसरा जो डिफिनीशन हम लोग पढ़े थे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, जिसको हम लोग बोर्ड में भी यूज करते हैं और न्यूमेरिकल बनाने में भी यूज करते हैं। मैक्सिमम जगह हम लोग इसी को यूज करते हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। और तीसरा डिफिनीशन हम लोग पढ़े थे इलेक्ट्रिक फ्लक्स में, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग perpendicularly to the surface is called electric flux। ये हम लोग फाइल का तीसरा डिफिनीशन पढ़े थे। तो यहाँ तीसरा डिफिनीशन से ध्यान दीजिए कि ये जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलरली टू द सरफेस के परपेंडिकुलर जितने फील्ड लाइंस पास कर रहा है उसकी संख्या को इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलेंगे। तो आपके दिमाग में एक आएगा कि ऐसा कौन सा क्वांटिटी होगा जिस क्वांटिटी को हम लोग नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया अगर मेजर करना चाहे तो उसे क्या कहेंगे। तो यहाँ पर देखिए, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस किसी सरफेस से इंटरसेप्टेड टोटल फील्ड लाइंस की संख्या अगर हम लोग निकालते हैं तो टोटल फील्ड लाइंस की जो संख्या है वह हमारा फ्लक्स है φe। और पर यूनिट एरिया निकालते हैं तो इस φe को ए से डिवाइड कर देंगे एरिया से। अब ये कंडीशन है, φe किस कंडीशन का है, जिस समय हमारा फील्ड लाइंस जो है वह सरफेस के परपेंडिकुलरली क्या कर रहा है, पास कर रहा है। जिस समय हमारा फील्ड लाइंस जो है वो सरफेस के परपेंडिकुलरली पास कर रहा है उस समय का यह फ्लक्स है φe। तो अब आप देख लीजिए, मान लेते हैं कि यह हमारा x डायरेक्शन है, यह y डायरेक्शन है और यह z डायरेक्शन है। अब जो है xz प्लेन में एक सरफेस एज्यूम कीजिए xz प्लेन में। तो यहाँ इस एक्सिस z एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचेंगे, यहाँ xz प्लेन में एक सरफेस हम लोग एज्यूम किए। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वह x डायरेक्शन में एज्यूम कीजिए, तो यह इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। अब देखिए, यह इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस जो है एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो इस समय फील्ड लाइंस जो पास करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वो सरफेस के परपेंडिकुलरली पास करेंगे। तो इस समय इस सरफेस का एरिया वेक्टर हम लोग निकालेंगे। एरिया वेक्टर किस डायरेक्शन में होगा, तो एरिया वेक्टर सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, तो यहाँ पर ये परपेंडिकुलर हम लोग ले लेंगे, एरिया वेक्टर भी यही हुआ। अब कभी कभी आप ये भी सोच सकते हैं कि सर परपेंडिकुलर का जो डायरेक्शन है वो बैकवर्ड भी हो सकता है या भी सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। तो इसके लिए हम लोग आज भी पढ़ेंगे रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। उस रूल में एक थर्ड रूल है जिसमें हमारा कोई सरफेस अगर प्लेन हो और किसी इनक्लोजर का पार्ट नहीं हो, तब उस केस में हम लोग क्या करते हैं कि एरिया वेक्टर का डायरेक्शन जो होता है नॉर्मल टू द सरफेस होता है और वह नॉर्मल जो फील्ड के साथ एक्यूट एंगल बनाता है। तो यहाँ देखिए, फील्ड राइटवर्ड है, यह एरिया वेक्टर ए जो लिए हैं वह राइटवर्ड है, यह 0 एंगल बना रहा है किसके साथ, फील्ड डायरेक्शन के साथ। और बैकवर्ड जो नॉर्मल है यह 180 डिग्री बना रहा है। तो 0 डिग्री और 180 डिग्री में एक्यूट एंगल कौन है, आप समझ गए होंगे, 0 डिग्री। इसलिए यह एरिया वेक्टर हम लोग कंसीडर करेंगे, बैकवर्ड डायरेक्शन का एरिया वेक्टर कंसीडर नहीं करेंगे। बैकवर्ड डायरेक्शन में नॉर्मल है लेकिन फील्ड के साथ एक्यूट एंगल नहीं है, इसलिए यह जो है एडमिसिबल फिजिक्स के अकॉर्डिंग नहीं है। तो यहाँ पर जो है अभी रूल आपको लिखा देंगे, हम तीनों रूल लिखा देंगे।
तो यहाँ पर देखिए इस केस में फ्लक्स निकालिए, तो इस केस में फ्लक्स जो है फाई ई ए कॉस 90 डिग्री या 0 डिग्री 0 डिग्री, तो फाई का वैल्यू हो गया ई ए। यह उस समय का फ्लक्स है जब फील्ड लाइंस हमारा जो है सरफेस के नॉर्मली यानी परपेंडिकुलरली पास कर रहा है। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो तीसरा डिफिनीशन है वह उसी समय का डिफिनीशन है जब फील्ड लाइंस हमारा परपेंडिकुलरली पास कर रहा है। तो इस फाई का जो वैल्यू होगा वह कितना हो जाएगा ई ए, और इसको डिवाइड किए ए से, ए कैंसिल हो गया, कितना आया ई आया। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी जो है फ्लक्स पर यूनिट एरिया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी यह वास्तव में इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ के बराबर होता है। इसका मतलब यह हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का एक नेक्स्ट नेमिंग भी हम लोग कर सकते हैं, दैट नेमिंग इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी, या इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया हेल्ड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो सरफेस हम लोग यूनिट एरिया हेल्ड करेंगे, उस यूनिट एरिया से जितने फील्ड लाइंस पास करेंगे, द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस विल बी द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इस कंसेप्ट पे एक क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, तब आपको क्लियर हो जाएगा कि ये कंसेप्ट का मीनिंग क्या है। वन क्वेश्चन और दिस कंसेप्ट यानी थर्ड जो डिफिनीशन है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, इस पे एक क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। यहाँ पे जैसे मान लो यहाँ पर स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिया हुआ है, इस ढंग का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बहुत सारे फील्ड लाइंस पर जा रहे हैं, और आपको जो है यहाँ पर यूनिट एरिया लेना है। तो यूनिट एरिया जो है यहाँ पर आपने ले लिया या यूनिट एरिया, और इतना ही बड़ा यूनिट एरिया जो है यहाँ पर भी लिया। तो अब आप बताइए इस एरिया के जगह का जो फील्ड है, इस फील्ड का नेमिंग मान लो हम लोग E1 कर देते हैं, और यहाँ पर जो फील्ड है इसका नेमिंग हम लोग E2 कर देते हैं। तो अब आपको बतलाना है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वह नॉन यूनिफॉर्म है, तो इस केस में जो है क्योंकि इक्वली स्ट्रेच्ड नहीं है इसलिए नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। आपको पूछेगा पहला ऑप्शन E का मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन E2 है, दूसरा ऑप्शन है E का मैग्नीट्यूड लेस देन E2 है, तीसरा ऑप्शन है E1 का मैग्नीट्यूड E2 के इक्वल है, और डी में कोई एक ऑप्शन दे देगा डाटा इज इनसफिशिएंट। तो डाटा इसमें है ही नहीं, डाटा इज नॉट सफिशिएंट। तो यहाँ पर देखिए यूनिट एरिया हम लोग लिए, तो यूनिट एरिया में कितने फील्ड लाइंस पास कर रहे हैं 1, और यहाँ यूनिट एरिया में कितने फील्ड लाइंस पास कर रहे हैं 2, और दोनों फील्ड लाइंस परपेंडिकुलरली पास कर रहे हैं, इसलिए यहाँ नंबर ऑफ फील्ड लाइंस ज्यादा है, यहाँ नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कम है, एरिया सेम है, इसलिए नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया पासिंग परपेंडिकुलर टू द एरिया को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। सो E1 का स्ट्रेंथ कम होगा, E2 का स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, यानी E1 इज लेस देन E2। योर ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। तो इस प्रॉब्लम को आप नोट कर सकते हैं। तो इस तरह हम लोग इजीली वे में केवल समझ जाते हैं, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का एक न्यू डिफिनीशन भी आपको ध्यान में रखना है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलर पर यूनिट एरिया। इस पूरे सेंटेंस के लिए एक छोटा वर्ड यूज करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी इज आल्सो नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम लोग जो है पढ़ेंगे रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग एरिया वेक्टर। नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग का है रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग एरिया वेक्टर। यहां तक दिख रहा है सभी को? नहीं दिख रहा है? ठीक है, थोड़ा और आगे करते हैं। रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन हम लोग कैसे डिटरमिन करते हैं, इसके लिए 3 रूल हम लोग पढ़ते हैं। फर्स्ट रूल जो है, इफ सरफेस इज कन्वेक्स देन एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर, that means
एरिया वेक्टर इज इन रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन, आउटवर्ड डायरेक्शन। अब यहां पे हम लोग देखेंगे आउटवर्ड डायरेक्शन है, रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन। सरफेस जो है वह कन्वेक्स है। अगर मान लो कि लेफ्ट से हम लोग देख रहे हैं तो दिस इज योर कन्वेक्स सरफेस फ्रॉम लेफ्ट साइड, तो इसका रेडियली आउटवर्ड यह कहलाएगा क्योंकि ये सरफेस कन्वेक्स है, ठीक है। दूसरा, इसी में आप जो है ऐड कर देंगे एंड इफ कन्वेक्स एंड कनकेव, कनकेव देन एरिया वेक्टर इज इन रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन। और अगर मान लो लेफ्ट से देख रहे हैं तो यह सरफेस हमारा कनकेव है, तो इस कनकेव के लिए भी यह आउटवर्ड कहलाएगा। यह कनकेव है तो यह आउटवर्ड, यह कन्वेक्स है तो यह आउटवर्ड, यानी सरफेस जो है हमारा जो है कनकेव हो या कन्वेक्स हो, रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में एरिया वेक्टर कंसीडर करना है। रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में एरिया वेक्टर कंसीडर करना है कब? जब सरफेस हमारा कनकेव हो और कन्वेक्स हो। अब जो है जैसे मान लो कि कोई यह स्ट्रक्चर आपको दे दिया गया, एक स्ट्रक्चर ऐसे है और एक स्ट्रक्चर ऐसे है। यहाँ पर ये रेडियली आउटवर्ड यह हुआ तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन यह लेंगे और यहाँ पर एरिया वेक्टर का डायरेक्शन यह लेंगे, यह आउटवर्ड हो गया क्योंकि ये इनसाइड सरफेस है। तो आउटवर्ड डायरेक्शन में हम लोग को लेना है रेडियली आउटवर्ड। लेकिन इसी सरफेस को अगर मान लो इसके जगह ऐसे डाल दिया है, इस ढंग का सरफेस है, तो इस केस में एरिया वेक्टर कौन सा होगा? इस केस में भी आउटवर्ड यह डायरेक्शन हुआ तो एरिया वेक्टर यह होगा। इनवर्ड जो है ये डायरेक्शन नहीं लेंगे, ये डायरेक्शन नहीं लेंगे, इसलिए यह नहीं हम लोग सोचेंगे कि जो बल्जेड साइड है यानी वेक्स साइड है उसके एलॉन्ग होगा एरिया वेक्टर या जो केव साइड है उसके एलॉन्ग, ऐसे कंसेप्ट में कंफ्यूजन होगा। आपको रेडियली आउटवर्ड लेना है और उस सिचुएशन पे डिसाइड करना है, दिए गए सरफेस के सिचुएशन पे, कि किस सिचुएशन पे रेडियली आउटवर्ड कौन सा आ रहा है। जैसे यहाँ पर देखिए इस सरफेस के लिए इनसाइड से देखें तो यह कौन सा है? कनकेव सरफेस है, इसका रेडियली आउटवर्ड यह हो गया। लेकिन यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो यह जो है आउटसाइड से कनकेव है, लेकिन इसका आउटवर्ड जो है यह हो गया क्योंकि यह हमारा इंटरनल पार्ट है, इनसाइड यह कहलाया तो यह आउटवर्ड हो गया। इसलिए हम लोग ये नहीं कहेंगे यहाँ कि ये जो है बल्जेड साइड की ओर या केव्ड साइड की ओर यानी डिप्रेस्ड साइड की ओर लेना है या वेक्स साइड की ओर लेना है, ऐसा कन्वेंशन नहीं बनाएंगे। कन्वेंशन सीधे बनाएंगे कि आइदर सरफेस इज कन्वेक्स और कनकेव, एरिया वेक्टर इज इन रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि रेडियस जो होता है वो हमेशा नॉर्मल होता है, तो एरिया वेक्टर इस केस में भी नॉर्मल है और रेडियली आउटवर्ड हम लोग को ट्रीट करना है। तो ये दो डायग्राम से, हाँ बोलो, बोले हैं कि यहाँ पर जो हम लोग अगर केवल सरफेस ले ले तो कहेंगे कि यह भी आउटवर्ड हो सकता है, यह भी आउटवर्ड हो सकता है, यहाँ आप कंफ्यूजन में आ जाएंगे। तो इसलिए एरिया जो है जब सरफेस में हम लोग यहाँ कंसीडर किए एग्जांपल में, तो इस केस में देख रहे हैं अगर यह सरफेस है तो इसका आउटवर्ड जो है डिप्रेस्ड साइड है, यानी इसको यह मैच कर रहा है। यहाँ देखिए इसके वेक्स सरफेस है, इसका आउटवर्ड यह है तो यह एरिया वेक्टर है। अब इसी डिप्रेस्ड सरफेस को अगर हम लोग चेंज कर दें और इस ढंग का सरफेस अगर डाल दें, यहाँ पर यह सरफेस है तो इसके लिए आउटवर्ड कौन होगा? तो रेडियली आउटवर्ड यह डायरेक्शन है और रेडियली इनवर्ड यह डॉटेड वाला डायरेक्शन है। तो एरिया वेक्टर जो होगा वो हमेशा रेडियली आउट होगा यानी यह होगा। तो यह सरफेस इस केस को सेटिस्फाई कर दिया और इसके पहले वाला इस केस को सेटिस्फाई कर रहा था। इसका मतलब यह है कि हम लोग डायरेक्ट कन्वेंशन में इतना ही वर्ड यूज करेंगे, कन्वेक्स है या कनकेव है, एरिया वेक्टर को रेडियली आउटवर्ड लेना है। डिप्रेस्ड कौन साइड है, बल्जेज कौन साइड है, इसको ध्यान देने की जरूरत नहीं है। यह हो गया फर्स्ट रूल। अब जो है सेकंड रूल हम लोग पढ़ेंगे। सेकंड रूल जो है एरिया वेक्टर डिसाइड करने का वह है कि सरफेस इस बार हमारा कनकेव या कन्वेक्स नहीं है, प्लेन है। तो सेकंड रूल जो है, इफ सरफेस इज प्लेन एंड ए पार्ट ऑफ enclosure, then area vector is normal का मतलब परपेंडिकुलर होता है, नॉर्मल टू द सरफेस
लेकिन यहाँ पर एक वर्ड आपको ध्यान देने का है, ये कब होगा, जब हमारा यह इनक्लोजर का पार्ट होगा तब। यानी प्लेन सरफेस है लेकिन यह आइसोलेटेड प्लेन सरफेस नहीं है, इट इज ए पार्ट ऑफ इनक्लोजर। तो पहले आपको इनक्लोजर स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर इनक्लोजर स्ट्रक्चर हम लोग ले लेते हैं, या एक क्यूब या क्यूबॉइड कंसीडर कर लिए। नेमिंग कर दीजिए इसका A B C D E F G H। यह जो है हमारा सरफेस हो गया। अब इस सरफेस का एरिया वेक्टर आपको बतलाना है, तो राइट वर्ड सरफेस देखिए C D E F, यह प्लेन सरफेस है। इसका नॉर्मल दो होगा, एगो इनवर्ड एगो आउटवर्ड। यानी कि अगर इसको हम लोग एक्स एक्सिस माने, इसको अगर हम लोग वाई एक्सिस माने और ऊपर वाले को जेड एक्सिस माने, इसको हम लोग लेफ्ट हैंडेड साइड रूल बोलते हैं, लेफ्ट हैंड सिस्टम बोलते हैं। लेफ्ट हैंड सिस्टम में लेफ्ट फिंगर जो होता है लेफ्ट हैंड का, इसको एक्स वाई के लोग रोटेट कराते हैं तो थंब जेड का डायरेक्शन इंडिकेट करता है। यानी लेफ्ट हैंड सिस्टम में ऐसे यूज करते हैं। अगर लेफ्ट हैंड सिस्टम के जगह आप राइट हैंड सिस्टम अगर यूज करना चाहते हैं तो इसको चेंज करेंगे, ऐसे यूज करते हैं। तो ये जो डायरेक्शन होगा यह हमारा एक्स होगा, यानी कि दिस बिकम्स एक्स, और इसको हम लोग जो है वाई, और ये जेड सेम रह जाता है। अब एक्स की ओर राइट हैंड रखिए, वाई के लोग रोटेट कराइए, जेड डायरेक्शन दिख रहा है, तो राइट हैंडेड सिस्टम। तो ये डिपेंड करता है कि क्वेश्चन लेफ्ट हैंडेड सिस्टम से आपको दिया जा रहा है या राइट हैंडेड सिस्टम, लेकिन आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा। कोई भी सिस्टम दिया हो आंसर जो है सेम आएगा। अब यहाँ पर देख लीजिए, पहला जो सरफेस हम लोग कंसीडर करने जा रहे हैं वह है सी डी ई एफ। इस सरफेस को कंसीडर करने जा रहे हैं। तो इस सरफेस का दो नॉर्मल है, एक आउटवर्ड और एक इनवर्ड। हमारे रूल के अकॉर्डिंग आउटवर्ड नॉर्मल होगा, इसलिए इसका एरिया वेक्टर जो होगा यह हो गया एरिया वेक्टर ए। अगर इस एरिया वेक्टर ए को मान लेते हैं, अगर इस एरिया वेक्टर ए को अगर यह क्यूब है तो क्यूब का साइड लेंथ मान लो कि एल है, या साइड लेंथ कितना है एल, मान लो कि ये साइड लेंथ जो है एल है, तो यह एरिया कितना हो जाएगा एल स्क्वायर। तो यह हो गया एल स्क्वायर, और इसका डायरेक्शन किधर है पॉजिटिव वाई में, तो जे कैप लगा देंगे। इस तरह जो है हम लोग एरिया वेक्टर डिसाइड कर सकते हैं। उसी तरह आप दूसरे का देखिए, जस्ट इसके अपोजिट वाले को हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, या सरफेस को देखिए अपोजिट वाला सरफेस, इसका नाम है ए बी जी एच। ए बी जी एच सरफेस को देखिए, इसका एरिया वेक्टर आपको कंसीडर करना है। तो इस सरफेस के लिए आउटवर्ड जो है इधर हो गया और नॉर्मल, तो इसका एरिया वेक्टर जो है इस डायरेक्शन में आ गया, एरिया वेक्टर ए। अब इस एरिया वेक्टर का वैल्यू बताइए कितना होगा। तो यह देखिए, इसका भी साइड क्यूब हम लोग लिए हैं, इससे साइड एल है, तो इस स्क्वायर का एरिया हो जाएगा एल स्क्वायर, और डायरेक्शन जो है निगेटिव वाई आ रहा है, इसलिए माइनस और जे कैप। तो यह हो गया डायरेक्शन। सामने वाला लगाना है सबसे उस वाले में, तो ऐसे आपको 20 या 10 मिनट में खाली ये हो जाएगा, ठीक है ना। 10 मिनट मोबाइल नहीं, मोबाइल में रिकॉर्ड नहीं होगा, जूम करना सीधे रिकॉर्डिंग वाला, ठीक है ना। 10 मिनट इसको बंद कर दीजिए, ठीक ठीक है ठीक। तो इस तरह जो है ए बी जी एच जो सरफेस है, इस सरफेस का एरिया वेक्टर जो है वो लेफ्ट वार्ड डायरेक्शन में आ गया। अब जो है नेक्स्ट सरफेस हम लोग को डिसाइड करना है। नेक्स्ट सरफेस हम लोग ले रहे हैं, या देखिए ब्लैक वाला सरफेस जो है अपवर्ड, ई एफ जी एच, इस सरफेस को ई एफ जी एच, इस सरफेस को जो है हम लोग कंसीडर कर रहे हैं नेक्स्ट टाइम। अब इस सरफेस का देखिए, इसका जो है आउटवर्ड डायरेक्शन अपवर्ड है, तो इसका एरिया वेक्टर का डायरेक्शन यह हो गया ए, और इस एरिया वेक्टर का वैल्यू कितना हो जाएगा, फिर यह स्क्वायर है एल स्क्वायर, और जेड डायरेक्शन में है तो के कैप।
अब जो है डाउनवर्ड बॉटम सरफेस लीजिए, तो बॉटम सरफेस ए बी सी डी, ये बॉटम सरफेस हम लोग यूज कर रहे हैं। अब इस बॉटम सरफेस का एरिया वेक्टर फिर देखिए, ये हो गया ए एरिया वेक्टर एल स्क्वायर और डायरेक्शन निगेटिव जेड, तो माइनस के कैप। अब जो है दो सरफेस और बच गए, एक सरफेस बच गए आपका फ्रंट बी सी एफ जी फ्रंट वाला सरफेस, और दूसरा बच गया ए बी ई एच रियर सरफेस। तो रियर सरफेस को पहले हम लोग निकाल लेते हैं, फिर फ्रंट सरफेस को। तो रियर सरफेस देखिए ए डी ई एच, इस रियर सरफेस को अब ब्लू से इस शेप से हम लोग फिल अप कर रहे हैं ताकि सरफेस आपको क्लियरली विजिबल हो जाए। अब इसका डायरेक्शन बताइए, तो उसके लिए नॉर्मल एंड आउटवर्ड जो होगा इनटू द प्लेन होगा। ये आउट फ्रॉम द प्लेन को पॉजिटिव एक्स माने हैं, तो इनटू द प्लेन हो जाएगा निगेटिव एक्स। तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा इनटू द प्लेन यानी इस डायरेक्शन में हम लोग ले लेंगे। दिस इज एरिया वेक्टर ए इज इक्वल टू एल स्क्वायर निगेटिव एक्स में माइनस आई कैप। अब दूसरा ले लीजिए फ्रंट वाला सरफेस। फ्रंट वाले सरफेस को इस बार रेड से हम लोग इंडिकेट करेंगे ताकि आपको दिख जाए। यह है ए बी सी एफ जी, ए बी सी एफ जी, इसको हम लोग जो है यहाँ पे डॉटेड कर दे रहे हैं। अब इसका एरिया वेक्टर जो होगा आउटवर्ड, अब यह एरिया वेक्टर इसका देखिए, यह हो गया आउटवर्ड ए और यह हो गया एल स्क्वायर, और एक्स में है तो आई कैप, पॉजिटिव एक्स में है तो एल स्क्वायर आई कैप। इस तरह जो है कोई भी इंक्लोजर आपको दिया रहेगा, चाहे वो किसी भी शेप का हो, कनकेव कन्वेक्स मिलकर के हो, तो कनकेव कन्वेक्स का रेडियस दिया रहेगा, पाई आर स्क्वायर से एरिया निकाल लेना है मैग्नीट्यूड, और उसका डायरेक्शन इंडिकेट कर देना है आई जे के टर्म में। उसी तरह जो है अगर आपका क्यूबॉइड दिया है तो एल बी एच तीनों आप जानते हैं, उसके अकॉर्डिंग हर एक सरफेस का एरिया निकाल लेंगे और करस्पॉन्डिंग डायरेक्शन। क्यूब दिया है तो एल स्क्वायर ही होगा या साइड स्क्वायर, और साथ साथ करस्पॉन्डिंग डायरेक्शन कंसीडर करेंगे। तो इस तरह अगर सरफेस हमारा प्लेन है और किसी इंक्लोजर का पार्ट है तो उस केस में जो हम लोग निकालते हैं एरिया वेक्टर, वो कैसे निकालते हैं, इस फॉर्मूला के द्वारा निकालते हैं। अब हम लोग तीसरे रूल को पढ़ेंगे, इसी का थर्ड रूल। हाँ बोलो। ये तो हम लोग सरफेस वाइज लिए हैं ना, ए जैसे बी सी एफ जी का एरिया, फिर हम लोग लिए हैं सी डी ई एफ का एरिया, यानी वन क्यूब इज ए कंपोजिशन ऑफ 6 सरफेसेस, तो 6वें सरफेस का एरिया वेक्टर लिए हैं। चूंकि एरिया का मैग्नीट्यूड क्यूब के केस में 6 सरफेसेस के लिए सेम है और डायरेक्शन दो पेयर का अपोजिट है, इस कारण नेट जो है जब फ्लक्स इस पे निकालेंगे तो वह 0 हो जाएगा। और इसी को हम लोग देखते हैं कि अंदर में कोई चार्ज प्रेजेंट है तो नहीं है कोई चार्ज प्रेजेंट, तो इसी के लिए आगे जो है इसको डेवलप कर दिया गया गॉस लॉ में। और गॉस लॉ के लिए हम लोग लिखे कि किसी भी क्लोज सरफेस के द्वारा टोटल इंटरसेप्टेड फ्लक्स जो होगा 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज इनक्लोज बाय द सरफेस होगा। तो इस सरफेस के अंदर कोई चार्ज जो है टोटल चार्ज 0 है, इसलिए हमारा जो है फ्लक्स इसका 0 हो जाएगा। तो आप जो सोचे हैं दैट इज करेक्ट। अब हम लोग जो है तीसरा रूल पढ़ेंगे, जिसमें सरफेस हमारा प्लेन है लेकिन यह किसी इनक्लोजर का पार्ट नहीं है, यह केवल सिंगल सरफेस दिया हुआ है। तब हम लोग एरिया वेक्टर को कैसे डिसाइड करेंगे, यह हम लोग को पढ़ना है। ऐसा आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा, इसलिए आपको यहां से ध्यान से अभी समझ लेना है। तीसरा जो है एरिया वेक्टर डिसाइड करने का, इफ द सरफेस is plane but not the part of enclosure, enclosure का पार्ट नहीं है, then area vector is perpendicular या नॉर्मल लिख सकते हो, नॉर्मल to the plane making an acute angle with field direction।
एक्यूट एंगल विथ फील्ड डायरेक्शन। तो फील्ड डायरेक्शन के साथ क्या एंगल बनाना चाहिए? एक्यूट एंगल बनाना चाहिए। तो अब हम लोग जो है एक सरफेस यहाँ पर ले लेते हैं, कोई सरफेस इधर पहले आप जान लीजिए, या एक्स वाई जेड एक्सिस इंडिकेट करिए, कोई एक सरफेस यहाँ पर हम लोग जो है ले रहे हैं, प्लेन सरफेस है, इसी डायरेक्शन में ले रहे हैं। इसके पैरेलल इस लाइन को ले लेना है। अब यहाँ पर देखिए, या यहाँ पर अब इस सरफेस का नॉर्मल जो है, एक नॉर्मल यह है ए और दूसरा नॉर्मल जो है यह ए। अब जो है इस दोनों में से कौन सा होगा वह हम लोग को देखना है। तो यह डिपेंड करेगा कि इस सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में अप्लाई किए हैं। मान लो कि पहले इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहाँ अप्लाई कर रहे हैं ये ब्लू वाला से इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इस केस में यह जो नॉर्मल है यह एक्यूट एंगल बना रहा है, थीटा इज लेस देन 90 डिग्री एक्यूट, और दूसरा जो है यह जो नॉर्मल है ये डॉटेड वाला, यह जो है फील्ड के साथ 90 डिग्री से बड़ा एंगल बना रहा है, यानी थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री ऑब्ट्यूज। तो अकॉर्डिंग टू द कन्वेंशन जो है रूल एक्यूट है, सो दिस इज करेक्ट और दिस एरिया वेक्टर इज रॉन्ग। यह हमारा गलत हो गया, यह एरिया वेक्टर नहीं होगा, यह एरिया वेक्टर कंसीडर करेंगे। लेकिन अगर यहीं पे फील्ड का डायरेक्शन अगर चेंज कर दे तो इसको हमेशा हर एक केस में ये नहीं मान लेना है कि यही होगा। फील्ड का डायरेक्शन अगर चेंज कर दे तब देखिए कैसे होगा, इसको समझ लें, आगे बढ़ते हैं। फील्ड का डायरेक्शन इधर नहीं दे करके अब जो है फील्ड का डायरेक्शन जो है इधर आपका कर दिया, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया इधर। तो अगर इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है तो अब देखिए यह जो एंगल बन रहा है थीटा, यह थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री, तो इस समय यह थीटा हमारा ऑब्ट्यूज हो गया, और यह जो थीटा बन रहा है डॉटेड के साथ यह हमारा एक्यूट हो गया। तो इस केस में यह एरिया वेक्टर होगा, यह एरिया वेक्टर नहीं होगा, यानी यह गलत हो जाएगा और यह सही हो जाएगा। तो इस तरह हम लोग को डिसाइड करना होता है कि कौन सा नॉर्मल जो है एक्यूट एंगल बना रहा है फील्ड डायरेक्शन के साथ। तो फील्ड डायरेक्शन के साथ जो भी एक्यूट एंगल बनाएगा वही हम लोग एरिया वेक्टर का डायरेक्शन कंसीडर करेंगे। अब यहाँ पे आपको इजीली है, अगर यह आपको 30 डिग्री मालूम है, एरिया वेक्टर को एक्स वाई कंपोनेंट में अगर कन्वर्ट करना चाहते हैं तो एरिया वेक्टर का यहाँ पर अगर यह थीटा बराबर 30 डिग्री है तो डायरेक्ट लिख सकते हैं ए का मैग्नीट्यूड ए cos 30 डिग्री आई कैप और प्लस ए साइन 30 डिग्री जे कैप प्लस वाई में भी एक्स में अगर 2 डायमेंशनल प्लेन है तब 3 डायमेंशनल है, तो इसी तरह एक्स जेड वाई में हम लोग चेंज करेंगे, यानी वेक्टर का कंसेप्ट अभी यहाँ पर यूज कर सकते हैं। अब जो है अब इसके बाद तीनों रूल पढ़ने के बाद हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेशन पर कुछ बेसिक क्वेश्चंस करेंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, और फ्लक्स पे कैलकुलेट करने के बाद तब हम लोग पढ़ेंगे गॉस लॉ, और गॉस लॉ पढ़ने के बाद तब आएगा आपका प्रॉब्लम टाइप। तब तक हम लोग बेसिक कैलकुलेट करेंगे, बेसिक क्वेश्चन फ्लक्स को कैसे निकालते हैं सो हम लोग उसमें कुछ बेसिक क्वेश्चन हम लोग करेंगे। हाँ बोलो। एरिया अभी क्वेश्चन में आ जाएगा, एरिया कैलकुलेट करना, अभी 2 क्वेश्चन बेसिक देंगे ना, उसमें से दोनों में आपको क्लियर हो जाएगा। तो देखिए पहला जो क्वेश्चन है, हाँ उसके बाद फिर आप आज बताइएगा। फर्स्ट जो क्वेश्चन है 10 मिनट टाइम है, तो 10 मिनट टाइम है, आपको हो जाना चाहिए 10 मिनट में दोनों क्वेश्चन। तो प्रॉब्लम जो है, फर्स्ट प्रॉब्लम जो है वह देखिए कि किसी भी स्पेस में जो है दिया हुआ है कि इन स्पेस इलेक्ट्रिक फील्ड E वेक्टर इज इक्वल टू 5 into 10 to the power कुछ दे दो, मान लो 2 न्यूटन पर कूलम आई कैप, यानी एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड स्पेस में दिया हुआ है, और आपको निकालना है फाइंड द फ्लक्स इंटरसेप्टेड बाय ए स्क्वायर प्लेट हेल्ड parallel to the
YZ प्लेन ए में निकालना है फील्ड स्क्वायर प्लेट। ए नंबर में कर दीजिए हेल्ड पैरेलल टू द YZ प्लेन और बी नंबर में कर दीजिए मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री विथ फील्ड डायरेक्शन। अब इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ लीजिए 1 मिनट के लिए। क्वेश्चन का क्या रहा है यह आपको समझना है। इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है, स्क्वायर प्लेट का जो है फ्लक्स निकालना है। स्क्वायर प्लेट का साइड नहीं दिया है तो एरिया कैसे निकालेंगे। तो मान लो स्क्वायर प्लेट का साइड दे देगा यहाँ पर द साइड ऑफ स्क्वायर प्लेट इज 20 सेंटीमीटर। हम लोग को क्वेश्चन पढ़ करके यहाँ पर कैसे क्वेश्चन पढ़ते हैं सो देखिए। फील्ड इज गिवन। अब हम लोग को एरिया चाहिए फ्लेक्स निकालने के लिए। तो एरिया के लिए साइड दिया है तो मैग्नीट्यूड एरिया का निकल जाएगा साइड स्क्वायर। डायरेक्शन डिसाइड करना है। पहले केस में पैरेलल टू द YZ प्लेन रखा गया है स्क्वायर प्लेट को, और दूसरे केस में स्क्वायर प्लेट जो है वो 30 डिग्री का एंगल बना रहा है फील्ड डायरेक्शन से। तो जब तक हम लोग डायग्राम नहीं बनाएंगे तब तक आपका क्लियर नहीं होगा। तो पहले हम लोग ए के लिए डायग्राम बना रहे हैं, यानी फर्स्ट केस में ए के लिए डायग्राम बनाइए। तो ए के लिए मान लो कि या एक्स एक्सिस है, लेफ्ट हैंड यूज कर रहे हैं, या वाई एक्सिस है एक्स वाई जेड, बाहर की ओर मान लीजिए YZ एक्स वाई जेड। YZ प्लेन के पैरेलल है, अच्छा है, आपका राइट हैंड इसमें आ जाएगा, या एक्स तो या y और इसको z मान लीजिए x y z। अब यह 3 डायमेंशनल एलिमेंट लीजिए x y और इधर की ओर z। अब इस स्पेस में x डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है तो यह इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हम लोग थ्रू आउट डाल दिए E है, x में जो भी वैल्यू है I कैप है यहाँ। अब जो है इसी में प्लेट को डाले हैं। प्लेट इज पैरेलल टू YZ प्लेन। तो YZ प्लेन के पैरेलल, तो YZ प्लेन के पैरेलल एक कोई प्लेट स्क्वायर प्लेट ले लीजिए, या ले लिए Y के पैरेलल, तो Z के पैरेलल एक लाइन लीजिए, यहाँ से बना दीजिए, फिर यह Z के पैरेलल यहाँ से बना दीजिए, तो यह स्क्वायर प्लेट हो गया। अब यह स्क्वायर प्लेट जो है YZ प्लेन के पैरेलल हो गया। तो अब इसका एरिया वेक्टर बताइए। नॉर्मल इधर भी होगा इधर भी होगा, तो रूल के अकॉर्डिंग एरिया वेक्टर इधर हो गया। इसका भी मैग्नीट्यूड आप जान गए 20 सेंटीमीटर है। 20 × 20 400 और को लिख सकते हैं 4 × 10 टू दी पावर कितना 400 को 2, और सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो पावर कितना आ जाएगा -2। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 4 × 10 टू दी पावर -2 मीटर स्क्वायर। एक डाटा कैलकुलेट करके आप देख लीजिएगा कितना आता है, कम है या ज्यादा है। ई का वैल्यू आपका दिया है ऐसा यूनिट में, तो यूनिट ध्यान रखिएगा, यूनिट दोनों का सेम है। अब दोनों का डायरेक्शन तो एरिया वेक्टर इतना आई कैप लिख सकते हैं। अब आप फ्लक्स दो तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। पहला फाई बराबर EA cos थीटा से। E हो गया 5 × 10 टू दी पावर 2, A का वैल्यू हो गया 4 × 10 टू दी पावर -2 cos 0 डिग्री। एक आठ फुट करके 5 का 22 आ जाएगा। 22 फ्लक्स का यूनिट क्या हो जाएगा, यहाँ न्यूटन पर कूलम है, यहाँ मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। यह हो गया फ्लक्स का यूनिट। ये स्केलर क्वांटिटी है, इसका डायरेक्शन नहीं आएगा। किसी को बनाने का दूसरा तरीका भी हम लोग यूज कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, सेकंड मेथड। यहाँ देखिए, यहाँ दिख रहा है, विजिबिलिटी है यहाँ पे। तो सेकंड मेथड देखिए इसी को निकालने का। सेकंड मेथड में हम लोग क्या करेंगे, फाई इज इक्वल टू E डॉट A। अब जरा सा देखिए E कितना है, 5 × 10 टू दी पावर 2 I कैप, और डॉट प्रोडक्ट A का निकालिए 4 × 10 टू दी पावर -2 J कैप। J कैप है या I कैप, या भी I में है तो I कैप। अब आप जानते हैं डॉट प्रोडक्ट I डॉट I कितना होता है 1, तो डायरेक्ट यहाँ आ जाएगा 5 × 4 यानी 20, या कैंसिल हो गया 20 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो यह एक तरीका है, डॉट प्रोडक्ट के द्वारा हम लोग निकाल लेंगे। इसमें आप लोग अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड 3 डायमेंशनल होता है, EX I कैप जोड़ EY J कैप जोड़ EZ K कैप होता है। एरिया वेक्टर भी 3 डायमेंशन होता है, AX
आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप 3 डायमेंशन में, तब हम लोग फाई को लिखते हैं ई एक्स ए एक्स प्लस ई वाई ए वाई प्लस ई जेड ए जेड, यानी डॉट प्रोडक्ट का जो आप यूज किए थे, डॉट प्रोडक्ट इन यूनिट वेक्टर नोटेशन, उस कंसेप्ट का यूज करते हैं। यहां तक क्लियर हो गया फर्स्ट पार्ट। अब इसका बी देखिए, इस प्लेट को जो है फील्ड से 30 डिग्री पे घुमा दिया है, तो यही ध्यान देना, एरिया वेक्टर को 30 डिग्री से घुमाया है या प्लेट के सरफेस को 30 डिग्री से टर्न किया है। तो यहां पर है मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड हेल्ड परपेंडिकुलर, यानी सरफेस को हम लोग लिख रहे हैं, यानी सरफेस को 30 डिग्री से रोटेट करा दिए हैं, सरफेस के एरिया वेक्टर को नहीं, 30 डिग्री से सरफेस को रोटेट करा दिए हैं। अब इस सरफेस को 30 डिग्री से रोटेट करा करके दूसरा डायग्राम बनाएंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड ये सब वही रह गया, सरफेस को 30 डिग्री से हम लोग रोटेट करा दिए, ऐसे आ गया यह सरफेस। तो अब एक चीज आपको बताना है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में जो दिया था वही है 5 × 10⁻², आई कैप यूनिट हो गया न्यूटन पर कूलम, और इसका जो है 30 डिग्री से टर्न कराए हैं, तो इसका नॉर्मल जो होगा वो नॉर्मल भी क्या होगा 30 डिग्री से टर्न कर जाएगा, क्योंकि अगर हम लोग किसी लाइन को मान लो कि यह लाइन को 30 डिग्री से टर्न कराएंगे, तो इसका जो नॉर्मल होगा ब्लू से देखिए यह, तो यह इस पे 90 डिग्री बना रहा है। अब इस पर भी नॉर्मल होने के लिए इसको या ऐसे टर्न करेंगे तो या इस पर नॉर्मल हो जाएगा। इस तरह आपको दिख रहा है कि अगर रेड वाले दो लाइन को अगर हम लोग 30 डिग्री जितना डिग्री थीटा इक्वल टू 30 डिग्री से रोटेट कराए हैं, तो इनका जो नॉर्मल यह है, इसका यानी फर्स्ट वाले का फर्स्ट वाला का नॉर्मल है 1n कर दो, और इसका जो है 2n कर देते हैं ना, और यह सरफेस हमारा फर्स्ट हो गया, यह सरफेस जो हो गया सेकंड। तो फर्स्ट को जो है, फर्स्ट का नॉर्मल जो है वो 90 डिग्री पे है, फर्स्ट को रोटेट करा दिए 30 डिग्री से, तो नॉर्मल भी जो है फर्स्ट का रोटेट कर जाएगा, या कितना डिग्री से 30 डिग्री से, सेम एंगल से रोटेशन होगा। इसलिए यहाँ पर जो एरिया वेक्टर होगा, या एरिया वेक्टर इधर आ जाएगा नॉर्मल 30 डिग्री बना करके एरिया वेक्टर। अभी भी यह एरिया वेक्टर जो है वह क्या है, हमारा एंगल बना रहा है 30 डिग्री। अब इस केस में जो है या तो आपको आईजेके में कंपोनेंट लेना पड़ेगा, तो आईजेके में कंपोनेंट लेने से अच्छा है कि इस मेथड का यूज कीजिए। cos थीटा की जगह क्या डाल दीजिए 30 डिग्री, cos 30 का वैल्यू आपको मालूम है √3/2, इतना इंटू √3/2 डाल देंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो इस तरह जो है फ्लक्स हम लोग दूसरे केस में जो है कंसीडर कर सकते हैं। अब यहाँ पर कभी कभी इसको ट्विस्ट करता है कि यह जो रोटेट कराया है वो एंटी क्लॉकवाइज है या क्लॉकवाइज है। अगर मान लो कि इसको क्लॉकवाइज रोटेट करा देता, ऐसे रोटेट अगर हम लोग को करा देता, यानी कि इस रोटेशन को जो है ऐसे कराता क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ऐसे, तब इस केस में एरिया वेक्टर इधर आता है, रेड वाला नहीं होकर ब्लू वाला एरिया वेक्टर आता। इस समय यह एंगल भी 30 डिग्री होता, लेकिन इस समय जो हमारा फ्लक्स हो जाएगा EA, एरिया वेक्टर जो है क्लॉकवाइज डाउनवर्ड जा रहा है। अब इस समय आपको बताना है यह एरिया वेक्टर या यह एरिया वेक्टर, तो इस समय भी 30 डिग्री, फिर cos 30 डिग्री लेंगे, वैल्यू सेम आएगा, क्योंकि cos माइनस थीटा जो है cos थीटा के बराबर ही होता है, इसलिए यह cos होने के कारण निगेटिव नहीं आएगा। तो यह नहीं सोचेंगे कि अगर हमारा रोटेशन जो है वो क्लॉकवाइज दे दिया तो ऑप्शन में एक माइनस वाला भी रहेगा सेम मैग्नीट्यूड के साथ, लेकिन उस आंसर में टिक नहीं लगाएंगे, क्योंकि यहाँ क्लॉकवाइज होने के बावजूद भी जो है थीटा cos थीटा और cos माइनस थीटा दोनों सेम होता है, इसलिए जो है क्लॉकवाइज में भी पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा रोटेशन में। ओके, so we proceed in the next class. Time will be out. Time out.